अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग सोमैटोफोम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे। सोमैटोफोम डिसऑर्डर में हमने जो है वो एटियोलॉजी देखी और उसकी कुछ सिम्टम्स वगैरह देखी, उसकी टाइप्स देखी। अब हमने जो करना है ना, उसका मैनेजमेंट देखना है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो डायग्नोस हो गया सोमैटोफोम डिसऑर्डर के साथ, तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी। इसकी मैनेजमेंट के ना स्टेप्स हैं। उसको सबसे पहले तो रीअश्योरेंस करानी है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो रीअश्योरेंस का होगा। उसके साथ उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए अपने सिम्टम्स की, ठीक है, कि उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको क्यों सिम्टम्स आ रहे हैं। वन बाय वन इन स्टेप्स को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ। उसके बाद एडवाइस, ठीक है। फिर इन चीज़ों के बाद उसको ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना है। जो ड्रग्स उसको देनी है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होना है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज भी उसकी होंगी। तो ड्रग ट्रीटमेंट और उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। रिहैबिलिटेशन भी करवा देनी है अगर केस जो है वो क्रोनिक हो रहा हो तब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गए जी, आप समझ लें मेन पॉइंट्स या पिन पॉइंट्स। ये वाली वो सारे स्टेप्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सोमैटोफोम डिसऑर्डर्स के पेशेंट को जिसके साथ ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट आप ये भी देख लें कि उसकी फुल हिस्ट्री लेनी होती है। जब पेशेंट इस तरह का आता है तो उसकी फुल हिस्ट्री लेनी है, फुल सिंपैथेटिक हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट डॉक्टर एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनाना है कि पेशेंट अपनी हर जो सिम्टम है वो आपको बताए, ठीक है। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए पेशेंट और डॉक्टर का। उसके बाद क्या कि पेशेंट को ये शो कराना है कि आप उनकी कंप्लेंट पर बिलीव कर रहे हो, आपको यकीन आ रहा है उनकी कंप्लेंट्स का, उनके सिम्टम्स का, ठीक है। पेशेंट को ये फील नहीं कराना कि ये सिम्टम्स तो है ही नहीं एक्चुअली में और उसने पेशेंट ने खुद से बनाई हुई है, ऐसे बिल्कुल नहीं शो कराना, ठीक है। अच्छा, अब इन स्टेप्स को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले रीअश्योरेंस था। तो रीअश्योरेंस में क्या होता है जी, रीअश्योरेंस का मतलब क्या होता है, उसको यकीन दिलाना है कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक है, ठीक है। और अब ये उसको इस तरह से कहना है, ये सीधा नहीं कह देना कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवानी है और हो सकता है कि उसे वाकई में कोई फिजिकल डिसऑर्डर निकला है। तो अभी अनसर्टेनिटी है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। हम उसे ये कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो बहुत कम है कि आपको कोई फिजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे कि लो है और आप जो है वो ठीक हैं। उसके बाद ये शो उसको बार बार कराते रहना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन अब पेशेंट है वो आपके पास आया, वो आपको बता रहा है कि मुझे जीआईटी के सिम्टम्स है, मुझे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो रहा है, मुझे दर्द होता है कमर में भी, जॉइंट्स में भी पेन है, मेरे यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम्स आते हैं और मुझे जो है वो चेस्ट पेन भी होती है। वो इस तरह से आपको सारे सिम्टम्स बता रहे हैं। अब उन्हें अपने सिम्टम्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप उससे कह रहे हैं आपको कोई फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो वो पूछेगा कि अब एक्सप्लेन करें फिर ये सिम्टम्स क्यों हैं। तब आपने क्या करना है, तब आपने उसे बताना है कि आपकी जो सिम्टम है ये आपने साइकोलॉजिकल नहीं कहना, आपने ये नहीं कहना कि सिम्टम साइकोलॉजिकल है और आपने ब्रेन में बनाए हुए हैं। पहले तो ये चीज़ कि ये टर्म यूज़ नहीं करनी, एक्सप्लेनेशन के दौरान ये टर्म यूज़ नहीं करनी। फिर आपने कौन सी टर्म यूज़ करनी है, आपने फंक्शनल टर्म यूज़ करनी है। फंक्शनल आपने कहना है आपके ये सिम्टम फंक्शनल है। फंक्शनल का क्या मतलब है कि आपका जो सिस्टम्स के डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे जीआईटी है और जेनिटोयूरिनरी है, इनके जो फंक्शन है उनमें रिवर्सिबल प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। रिवर्सिबल जो है वो एबनॉर्मेलिटी समझ लें, या रिवर्सिबल जो है वो, ठीक है, रिवर्सिबल डिस्टर्बेंस आ गई है आपके फंक्शंस में बॉडी के, ठीक है। तो ये आपने टर्म उसको यूज़ करनी है कि स्ट्रक्चरल कोई मसला नहीं हुआ, पैथोलॉजी कोई नहीं है, लेकिन जो बॉडी के फंक्शंस हैं डिफरेंट सिस्टम्स के उनमें रिवर्सिबल डिस्टर्बेंस आई है। तो ये होगी जी एक्सप्लेनेशन उनके सिम्टम्स की। साथ आपने ये भी ज़रूर मेंशन करना है कि ये जो आपकी सिम्टम्स आ रही है ना, ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है। आप जितनी स्ट्रेस लेते हैं ना, ये आपकी सिम्टम्स उतनी ही ज़्यादा होती हैं। आपने ये भी मेंशन करना है कि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, आप एंजाइटी लेंगे, ठीक है, तो तब आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा होती जाएंगी। तो ये दो एक्सप्लेनेशंस आपने दे देनी है उनके सिम्टम्स की। उसके बाद एडवाइस आपने पेशेंट को क्या देनी है। एक तो जिस तरह से पहले मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में कि साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेस रोल प्ले कर रही है, तो एडवाइस आपने करनी है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचें। स्ट्रेसफुल जो होती है सिचुएशन, ठीक है, उनसे बचें। कोई परेशानी वाली बात ना इन्हें बताई जाए, ठीक है। आपने फैमिली को भी एडवाइस करना है, अपने पेशेंट को भी बताना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, उनको प्रैक्टिस बतानी है रिलैक्स होने के लिए। प्रैक्टिस करें वो रिलैक्सेशन को, ठीक है, रिलैक्सेशन को वो प्रैक्टिस करें। उसके अलावा उन्हें जो है वो पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको ये एक एडवाइस करनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। मतलब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि पेशेंट ज़रा से कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, वो उसको
डॉक्टर के पास ले जाते हैं फ़ौरन से, और वो बहुत टेंशन लेते हैं कि हाँ इलाज को क्या हो गया क्या। ऐसे नहीं करना। ऐसे पेशेंट को भी ये फील होता है कि उससे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। वो ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, वो पेशेंट को समझाएं कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम ठीक हो, पेशेंट भी रिलैक्स रहे, तो तब ये ठीक हो सकता है डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवाइस के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था जी, ड्रग ट्रीटमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि उसको ड्रग कौन सी देनी है। ये तो हो गया ना कि रीअश्योर भी करा दी, एक्सप्लेनेशन भी कर दी, एडवाइस भी कर दी। अब ड्रग्स की बात कर लेते हैं कि हमने कौन सी ड्रग्स पेशेंट को देनी है। सबसे पहले तो एंटी डिप्रेसेंट्स जब हम इसकी टाइप्स पढ़े थे तब भी हम कह रहे थे कि एंटी डिप्रेसेंट्स देने हैं, स्पेशली TCAs, ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRI भी दे सकते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट देने हैं। उसके अलावा एनजियोलिटिक्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एनजियोलिटिक एंजाइटी के लिए देने हैं। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देने हैं, ये वाली वो ड्रग्स हैं जो देनी है पेशेंट को। इसके साथ एक और ड्रग है, वो है जी लिवोसल्प्राइड, ये नाम था उसका, लिवोसल्प्राइड। अब बाकी सब ड्रग्स का तो आपको पता है, लिवोसल्प्राइड कौन सी ड्रग है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो लिवोसल्प्राइड है ना, ये असल में करती है फंक्शनल इंक्रीज इन डोपामिन ट्रांसमिशन। अब हमें पता है, हमने देखा था जब एटियोलॉजी हम कर रहे थे कि डोपामिन में भी मसला हो सकता है इस डिसऑर्डर में, तो ये फंक्शनल इंक्रीज करा देती है डोपामिन ट्रांसमिशन में, तो इसलिए लिवोसल्प्राइड जो है वो अच्छी साबित हो सकती है इस पेशेंट में। अब हमने कहा था कि ड्रग ट्रीटमेंट जब देनी है तो साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देनी है। जब हम स्टार्टिंग में पॉइंट्स देख रहे थे तो हमने कहा था कि साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देनी है। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगी, साइकोलॉजिकल होगी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सही हो गया, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होगी। इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, ठीक है, इसके साथ CBT, तो ये 3 से 4 अपनी चीज़ें बता देनी है, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने ट्रीटमेंट के ऐसे कंप्लीट कर लिए। एक रह गया वो रिहेबिलिटेशन है। अगर तो किसी को क्रोनिक मसला है, बहुत देर से सोमेटोफोम का मसला चल रहा है, तो रिहेबिलिटेशन यानी उनको आप समझ लें एडमिट कर लिया जाता है, ताकि उनको फिर अपनी जो है वो अपने पास अपनी मौजूदगी में उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, उनको थेरेपीज कराई जाए, ताकि ये मसला सवेयर ना हो जाए। ठीक है, तो बस इतना ही है हमारे पास सोमेटोफोम डिसऑर्डर।